हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 6 के भूगोल के दूसरे पाठ अक्षांश एवं देशांतर को पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी जो होती है वो गोल नहीं होती है। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी और बीच में थोड़ी हुई उभरी हुई होती है। यहाँ पर थोड़ी सी चपटी होती है और यहाँ बीच में थोड़ी सी उभरी हुई होती है। इसका हमें हमें कैसे पता चले कि पृथ्वी कैसी दिखती है। इसके लिए आपकी कक्षा में होगा ग्लोब। ये जो चीज है ना, इसे हम कहते हैं ग्लोब। आप ग्लोब को देखो। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब कई तरह के होते हैं। बड़े ग्लोब जिन्हें हम आसानी से एक से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जिन्हें हम पॉकेट में भी रख सकते हैं, और कुछ ग्लोब होते हैं गुब्बारे जैसे, जिनमें हम हवा भर सकते हैं और आसानी से एक से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इन्हें उसी तरह घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब सोचो भी, किसी गोले पर हम किसी बिंदु को कैसे बता सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि ये बिंदु यहाँ पर है। हम उसकी स्थिति कैसे बता सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बिंदु चाहिए, कुछ रेखाएं चाहिए। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ग्लोब जो होता है, ये जो धरती है हमारी उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी होती है। इसे हम कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं इसको हम? अक्ष। ग्लोब के वो दो बिंदु जिनसे सुई होकर गुजरती है, ये एक सुई है जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक सुई इसके अंदर लगा रखी है, जिसके चारों तरफ ये हमारी धरती घूमती है। ग्लोब को इस सुई के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पर याद रखना बच्चों कि धरती में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। धरती अपनी अक्ष पर अपने आप घूमती है। हमने तो एक काल्पनिक रेखा मान ली। एक और हमने काल्पनिक रेखा मानी जो धरती को यानी कि ग्लोब को दो हिस्सों में बराबर बांटती है। इसे हम कहते हैं विषुवत वृत्त। ये देखो, ये एक काल्पनिक रेखा हमने मान लिया कि ये जो हमने ऐसा मान लिया कि ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के बीच में एक रेखा है जिसे हमने विषुवत वृत्त माना। ऊपर वाले हिस्से को हमने माना उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को हमने माना दक्षिणी गोलार्ध। ये बिल्कुल बराबर है। जैसे क्रिकेट की बॉल होती है ना, वो बिल्कुल सेंटर में चिपकी हुई होती है। इधर वाला हिस्सा भी सेम और इधर वाला हिस्सा भी सेम। ये ऐसे ही है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक हमने सभी समानांतर वृत्तों पर रेखाएं मानी, जिन्हें हमने अक्षांश रेखा कहा। ये एक रेखा है, फिर ये एक रेखा है, फिर ये एक रेखा है। ऐसे वो पूरी गोल कवर करेगी, ये भी पूरी रेखा गोल कवर करेगी। इन्हें हमने माना अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाओं को हम अंशों में मापते हैं। विषुवत रेखा मतलब 0 अक्षांश। ठीक है। अब विषुवत रेखा जो है, उसके चारों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। मतलब 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश यानी कि उत्तर ध्रुव, और 90 डिग्री अंश दक्षिण अक्षांश यानी कि दक्षिण ध्रुव। अब हमने इस तरीके से इसको बांट लिया। ये हमारी है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर वाले जितने भी अक्ष होंगे उन्हें हम कहेंगे, ऊपर जो भी होते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे होते हैं उन्हें हम कहते हैं दक्षिण ध्रुव। ठीक है। और साथ में हम लिख देते हैं ये उ मतलब उत्तर, द मतलब दक्षिण। ठीक है। अब जैसे महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर, और ब्राजील में एक जगह है बेलो होरिजांटे। दोनों ही एक अक्षांश 20 डिग्री पर हैं, लेकिन चंद्रपुर उत्तर दक्षिण विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में। चंद्रपुर तो इस साइड में है और बोले होरिजोंटो इस साइड में है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और बेलो होरिजांटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है। इस चित्र से हमें स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हमें याद रखनी है। विषुवत डिग्री जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं,
उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। इसके अलावा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि कर्क रेखा। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण, उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर। ये हमें सारे के सारे याद रखने हैं, ये चारों आपको याद होने चाहिए। पृथ्वी के ताप गतिबंध। अब आप देखो ये जो मकर रेखा और कर्क रेखा इनके बीच में है उष्ण कटिबंध। यहाँ पर सूरज की गर्मी सबसे ज्यादा मिलती है, सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है, इसलिए यहाँ पर जो लोग होते हैं उनका त्वचा का रंग काला होता है, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है। इसके ऊपर है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और नीचे है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर हमें गर्मी कम मिलती है, इसलिए सूरज की किरणें तिरछी होती हैं, इसलिए यहाँ पर बर्फ ज्यादा पाई जाती है, यहाँ के लोग गोरे होते हैं। इन्हें हम कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, और ऊपर है उत्तरी शीत कटिबंध और नीचे है दक्षिण शीत कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। और इसके बाद दोपहर का सूरज कभी भी हमारे सर के ऊपर नहीं होता है, ध्रुवों की तरफ सूरज की किरणें तिरछी होती हैं, वहां पे रोशनी बहुत जैसे ये देखो ये एग्जाम्पल दिया है, ये है टार्च। टार्च में जब हम रोशनी फेंकते हैं तो सीधी रेखा पर टार्च का प्रकाश होता है तेज और वो कम क्षेत्र में फैलता है, जब टेढ़ा करते हैं तो टार्च का प्रकाश तेज नहीं होता पर ज्यादा क्षेत्र में फैलता है। ऐसे ही सूरज का प्रकाश है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में कम पहुंचता है, इसलिए वहां पे बिल्कुल बर्फ होती है। बीच का जो क्षेत्र है वहां पर मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है वहां का तापमान मध्यम रहता है, ना ज्यादा ना कम, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में ठंड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सूरज क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। अब ये तो हुए बच्चों अक्षांश। अब हमारे सामने आते हैं देशांतर। अक्षांश के अलावा हमें कुछ और जानकारियों की जरूरत होती है। एग्जाम्पल देखो कि प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है टोंगा द्वीप, और हिंद महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है मॉरिशस द्वीप। दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। अब हमें इनकी स्थिति जानने के लिए भी हमें ये तो पता ये यहाँ पर है, हमें यूं भी पता कि इनकी ये स्थिति कैसी है, लेकिन हमें ये स्थिति को भी जानना पड़ेगा। इस स्थिति को हम कहते हैं देशांतर यामोत्तर। क्या कहते हैं? देशांतर यामोत्तर। और इनके बीच को हम देशांतर के अंशों में नापते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है और इनके बीच की दूरी देखो, अब आप देखो ये यहाँ पर तो ये दूरी कितनी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे इनके बीच की दूरी शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सभी देशांतर यामोत्तर मिल जाते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए सभी देशों ने यह तय किया कि ग्रीनिच, जहां पर ब्रिटिश राजकीय व्ययशाला है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व के पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस ग्रीनिच यामोत्तर को या ग्रीनिच देशांतर रेखा को हम प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। इसका मान है 0 डिग्री और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर और 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देते हैं। किसी स्थान के देशांतर के आगे के लिए अगर वो पूर्व में है तो हम पू अक्षर का प्रयोग करते हैं और पश्चिम में है तो अक्षर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आप देखो, अगर आपको ये सामने अगर आपको ग्रिड समझ में आ जाए तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि वो गोलार्ध में कहाँ है। जैसे असम में धुबरी नाम की जगह है, वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो आप आइडिया लगा लो कि भाई ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जहां पर मिलेगा वो जगह बन जाएगी धुबरी।
ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर हमने एक रेखा, एक हमने जो हमारी धरती का एक नक्शा लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पर है इंग्लैंड और ये है हमारी ग्रीनिच रेखा। ये ग्रीनिच रेखा इंग्लैंड के अंदर से जहां गुजरती है वहां पर हमने मान लिया 12 बजे हैं। जब वहां पर 12 बजते हैं तो ये रहा हमारा प्यारा भारत महान देश। यहाँ पर तब हमारा समय उससे 5.5 घंटे आगे होता है। जब हम यूं चलते हैं तो हमारा समय बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम इस दिशा में चलेंगे ना, हमारा समय क्या है, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम इस दिशा में चलेंगे हमारा समय कम होता जाएगा। और ये हमने ग्रिड रेखा बना ली। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, देशांतर रेखाओं को हमने नाम दे दिया 1 2 3 4। अक्षांश रेखाओं को हमने नाम दे दिया कै ख ग घ अड़ाय, ये नाम दे दिया। जहां पर ये रेखाएं आपस में मिलती हैं वहां पर हमने बना दिया यहाँ पे हमने बना दिया स, यहाँ बना दिया ध, तो ये हमने बना दिया। समय का नापने का तरीका देखो बच्चों, समय का सबसे बढ़िया साधन है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। सूरज रोज उगता है, रोज छुपता है, इसलिए सारी दुनिया में सूरज को देखकर समय तय करते हैं। अब हमने स्थानीय समय तो ये है कि जब हमारे सर पर सूरज की परछाई आ जाए, सर के ऊपर आ जाए, तो हम समझ लेते हैं 12 बज गए हैं। सर हमारी जो परछाई है दोपहर में सबसे छोटी होती है और जब सूरज उगता है या सूरज छिपता है तो सबसे ज्यादा लंबी होती है। ग्रीनिच रेखा पर जिस समय सूरज आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय वहां पर हर जगह दोपहर होगी। जब यहाँ पे 12 बजेंगे तो यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि जब यहाँ पे 12 बजे हैं तो ये जो एरिया है यहाँ सारे एरिया में उस टाइम 12 बजे होंगे। ऐसा हमने मान लिया कि जब ये यहाँ से गुजरे हैं तो इस सारे एरिया में 12 बजे होंगे। ठीक है, अब जो धरती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो जो स्थान ग्रीनिच रेखा के पूर्व में है, हमारा भारत ग्रीनिच रेखा के पूर्व में है, हमारा समय ग्रीनिच रेखा से आगे है। जो स्थान पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। अब देखो यहाँ पर ग्रीनिच रेखा भारत आगे है तो हमारा 5.5 घंटे आगे है। इंग्लैंड यूएस जो है वो पीछे है, इनका 7 घंटे पीछे है। अब हमारा है कि हम समय के अंतर की गणना कैसे करते हैं। धरती 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 360 का 24 से भाग करो तो 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, 15 का 60 से भाग करो तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो जब दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनिच रेखा से 15 डिग्री पूर्व में, यानी कि जैसे मान लो जैसे ये ग्रीनिच रेखा है, यहाँ पे दोपहर के बजे 12, तो जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ लगभग 15 डिग्री हो गया, 1 घंटा बढ़ गया। जब आप 30 डिग्री आओगे 2 घंटे बढ़ गए, 45 डिग्री आगे आओगे 3 घंटे बढ़ गए, 60 डिग्री आगे आओगे 4 घंटे बढ़ गए, 75 डिग्री आगे आओगे 5 घंटे बढ़ गए और हमारा भारत मतलब 5.5 घंटे आ गया। तो आप आइडिया लगा लो कि हम लगभग 82-83 डिग्री इनसे आगे हैं। ग्रीनिच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में अर्थात 60 मिनट पहले यानी ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे दोपहर का 1 बजा होगा। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ से जब हम चलते हैं तो ये 1 डिग्री आगे जाते हैं, 1 घंटा आगे, फिर यहाँ पे 2 घंटा आगे, 3 घंटा आगे, ऐसे आगे चलता रहता है। ठीक है, और इसी समय ग्रीनविच के पश्चिम 1 घंटा पीछे यानी कि सुबह के 11 बजे होंगे। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। अब आप ये देख सकते हो कि ये जब हम इधर जाते हैं, इधर हमारा घंटे कम होते जाते हैं, इधर जाते हमारे घंटे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब जिस समय सूरज आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है उस समय वहां दोपहर के 12 बजते हैं। उस समय जो घड़ी हमें समय दिखाती है वो वहां का स्थानीय टाइम होता है, LST लोकल स्टैंडर्ड टाइम होता है। अब प्रश्न उठता है भी हम मानक समय क्यों मानते हैं। अब भारत का एग्जांपल लो, भारत में देखो, भारत की यहाँ से शुरुआत होती है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अब यहाँ पे आप देखो तो ये लगभग आप मान के चलो कि ये लगभग 25 डिग्री का
समय जो है हमारा लगभग 29 डिग्री हमारा गैप आ गया, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर यहाँ गुजरात के द्वारका से कोई गाड़ी चले और वो असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचे तो लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। अब इस अंतर को जब हम ट्रेन से तय करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, तो इसके लिए हमने ये मान लिया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने हमारे देश का मानक देशांतर मान लिया। जैसे पूरे विश्व के लिए ग्रीनिच देशांतर को माना गया है, हमारे यहाँ पे 82.5 डिग्री को हमने पूरे देश का मानक समय मान लिया। ठीक है, ये लगभग देहरादून के अंदर से गुजरता है लगभग। अब कबीर भोपाल के एक छोटे से शहर में रहता है। वो अपने दोस्त आलोक से कहता है भी आज रात को हम सोएंगे नहीं, क्योंकि भारत और क्रिकेट के बीच लंदन में दोपहर 2 बजे मैच शुरू होगा। अब वहां पे जब दोपहर के 2 बजेंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। इस तरह से मैच लेट नाइट में खत्म होगा। मैंने आपको बताया ही है कि भारत और इंग्लैंड के बीच का समय का अंतर 5.5 घंटे है। भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82.3 डिग्री पूर्व में स्थित है। इस तरह से हमारा समय 5.5 घंटे आगे है। जब वहां दोपहर के 2 बजते हैं तो शाम के हमारे यहाँ 7:30 बजते हैं। अब देखो हमारे देश में तो हमने 1 मान लिया, लेकिन रूस के अंदर 11 मानक समय है, क्योंकि रूस इतना ज्यादा बड़ा है कि वो एक समय को मान नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने 11 मानक समय मान रखे हैं। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। हर समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 2 बातें सीखी। एक हमने सीखा अक्षांश क्या होता है, फिर हमने सीखा देशांतर क्या होता है। हमने प्रमुख अक्षांश रेखाएं सीखी, हमने मानक समय को निकालना सीखा। आज हमें यह भी पता चला कि भारत का मानक यामोत्तर जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी मानक यामोत्तर है। और इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि भारत इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे है। अगर बच्चों आज का आपको पाठ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।